हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको सीरीज में मिलते रहें। कृपया चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज़ गोना बी अ वीडियो रिलेटेड टू द चैप्टर ग्रेविटेशन, और उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जैसे फ्री फॉल है या फिर स्मॉल जी क्या होता है। सो दिस इज बेसिकली गिवन इन योर साइंस ऑफ क्लास 9th एंड ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर ग्रेविटेशन के लिए। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट येट तो पहले आप पार्ट 1 देखिए। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के बारे में इसकी नॉर्मली डेफिनेशन और कुछ और इंट्रोडक्शन हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक फ्री फॉल से। देखेंगे कि फ्री फॉल क्या होता है साइंस की टर्म्स में। अब फ्री फॉल देखने के लिए सपोज वी टेक एन ऑब्जेक्ट लाइक आई हैव टेकन दिस एंड आई विल थ्रो इट अपवर्ड्स। व्हाट विल आई नोटिस कि जैसे ही इसको अपवर्ड थ्रो किया इट विल रीच अ सर्टेन हाइट, किसी एक पर्टिकुलर हाइट h तक जाएगा। अब उसके बाद वो क्या करेगा, वापस से नीचे आएगा, यानी कि ग्राउंड पे ही आएगा जहां से उसको फेंका गया था। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फ्री फॉल जिसके अंदर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है उसके डाउनवर्ड मोशन में। केवल और केवल जो फोर्स लगता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। So what is free fall? Whenever objects fall towards the earth under only one force, and that is gravitational force of earth. तो such objects या फिर such motion is known as free fall. अब हम इस फ्री फॉल के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अटेन करता है और फिर डाउनफॉल मोशन इसका स्टार्ट होता है तो इसके अंदर ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होती है। सो देयर इज जो वेलोसिटी v है उसमें क्या आता है, चेंज आता है। अब वेलोसिटी जब चेंज होती है तो हमारे पास कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी इस मोशन में। अब इस फ्री फॉल काइंड ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट्स किस वजह से आती है, एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो इस केस में हम एक्सेलरेशन को ए से डिनोट ना करके एक स्पेशल सिंबल देते हैं, इंग्लिश लेटर स्मॉल जी। दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना क्लियर हुआ। अब इस मोशन में हमारे पास एक तो होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस केस में एक्सेलरेशन हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। ऑब्वियसली स्मॉल जी इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी यूनिट्स, एसआई यूनिट्स क्या होंगी जो एक्सेलरेशन की होती हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F is equal to mg, right, from second law of motion, and from gravitational law of motion हमारे पास क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू g, कांस्टेंट g, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द मासेस। इस केस में मास फर्स्ट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया था, और दूसरा मास क्या होगा, ऑब्वियसली अर्थ, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ। सो F इज इक्वल टू g कैपिटल M, विच आई एम डिनोटिंग एज मास ऑफ अर्थ, कि ये अर्थ का मास है, और g हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इनटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सपोज ये हाइट h तक गया तो यहाँ पे h स्क्वायर। अब ये दोनों ही फोर्सेस हैं तो इन इक्वेशंस को इक्वेट कर दें तो आई विल गेट mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन h स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल, और यहां से हमें मिलेगा
ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू अब ये फिक्स्ड क्यों रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास फोर्स क्या लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब कि फोर्स ड्यू टू अर्थ है यानी कि फ्री फॉल है। तो G इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन h स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे ये हाइट h क्या लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास G की वैल्यू फिक्स्ड है, मास ऑफ अर्थ वी नो, बट अब बात आती है कि h यानी कि ये हाइट क्या कंसीडर करेंगे। अब अगर हम कंसीडर करें हमारी अर्थ और ये है उसका सेंटर, तो वी विल सी कि ये जो हाइट है ये क्या है, अर्थ का रेडियस। अब हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अर्थ के सरफेस पे ही करते हैं और हमने ये रेडियस के कंपैरिजन में कितना ही इसको हमने ऊपर थ्रो किया होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये जो हाइट है ये हम ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ अर्थ के ही इक्वल लेंगे, यानी कि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज हमें पता है, g कांस्टेंट है, m की वैल्यू कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है। जब आप ये पर्टिकुलर वैल्यूज रखोगे स्टूडेंट्स, आपको जरूरी नहीं है कि आप ये वैल्यूज हमेशा याद रखें कि अर्थ का मास कितना है या फिर रेडियस कितना है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन मैं अभी के लिए आपको बता देती हूँ कि कैपिटल G की वैल्यू हमारे पास होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहीं पे मास ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। एंड वी हैव रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये वो वैल्यू है जो आप हमेशा याद रखेंगे, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। सो दिस इज अ वैल्यू विच यू नीड टू रिमेंबर, विच यू नीड टू मेमोराइज। अब स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी नो दैट कि अर्थ हमारी एग्जैक्टली स्फीयर की शेप में ना होके कुछ इस तरीके से है, यानी कि अगर ये सेंटर ऑफ अर्थ है तो पोल्स की जो डिस्टेंस है कंपैरेटिव टू दिस इक्वेटर डिस्टेंस ये क्या है, कम है, यानी कि जो वैल्यू होगी रेडियस की एट पोल्स वो क्या होगी, लेसर, यानी कि रेडियस एट पोल्स इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटर में अर्थ का क्या होता है, इक्वेटर, तो ये रेडियस ऑब्वियसली ज्यादा है। अब जब हम g की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो r रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि यहाँ पे वैल्यू कम है पोल्स पे, तो वी विल सी कि वैल्यू ऑफ g एट पोल्स इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताओ इक्वेटर पे इस पॉइंट पे g की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर एट पोल्स, सो यू विल से दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट पोल्स एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ या फिर वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट इक्वेटर पॉइंट्स, राइट। अब अगर हम बात करें इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरीके से काम करेंगी फॉर फ्री फॉल। स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होती हैं, विच आर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आई होप आपने ये याद कर ली होंगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम ऑफ मोशन और s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये सारी बातें। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन एक फ्री फॉल में किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगी, तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन हमारा किससे रिप्लेस कर दिया जाता है,
स्मॉल जी से, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके अंदर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी उनके अंदर हम क्या करेंगे, ए को रिप्लेस करेंगे जी से, एंड वी विल गेट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स या फिर फ्रीली फॉल मोशन। अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करता है, यानी कि मोशन की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द अर्थ, तो हम जी की वैल्यू प्लस कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मोशन अपवर्ड है तो हम जी की वैल्यू माइनस जी कंसीडर करेंगे। बस दिस इज अ पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। स्टूडेंट्स, आज तक हम क्या समझते आए थे कि मास और वेट एक ही बात है। लाइक कोई हमसे पूछता है आपका वेट कितना है, तो हम बता देते हैं केजीज में। अपना वेट कैसे डिस्क्राइब करते हैं, केजी में। और कोई हमसे किसी ऑब्जेक्ट का मास पूछ ले साइंटिफिक टर्म्स में, तो भी हम कैसे बताएंगे, केजीज में, या फिर हो सकता है ग्राम्स में बताएं। लेकिन हम क्या करते हैं, मास और वेट में कोई डिफरेंस ही नहीं करते हैं। बट साइंटिफिक टर्म्स में एक्चुअली मास और वेट में डिफरेंस होता है। कैसे होता है, आइए देखते हैं। और ये टॉपिक आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझना। मास क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हमेशा फिक्स्ड होगा। लेकिन वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंजेबल होगा। अब वो चेंजेबल कैसे होता है, बिकॉज वेट डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। वेट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। और वेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू mg, वही कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या डिसाइड करता है, वेट, कि किस फोर्स के साथ अर्थ या फिर जो जहां पे भी हम ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं, लेट्स से अर्थ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज नोन एज वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब ये जो मास इसका m है वो तो फिक्स्ड रहेगा, राइट? चाहे अगर हम मून की सरफेस पे भी चले जाएं तो इस ऑब्जेक्ट का मास अगर स्मॉल m अर्थ पे है तो मून पे भी मास स्मॉल m रहेगा। लेकिन अब ऑब्वियसली इसके डाउन होने की, यानी कि इसका अगर फ्री फॉल मून पे देखें तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू मून, और वो जो वैल्यू g होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू मून, ये लेस देन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। तो ऑब्वियसली जो मास होगा वो तो सेम रहेगा अर्थ पे भी मून पे भी, लेकिन जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो मून पे जाके क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये कितना डिक्रीज होता है, ये 1/6 हो जाता है टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। सपोज किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट है लेट्स से 70 kg। एक्चुअली ये kg नहीं, kg मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि वेट की जो यूनिट्स होती हैं वो एग्जैक्टली हमारे पास जो फोर्स की यूनिट्स होती हैं वही होती हैं। सो सपोज ये 70 न्यूटन है अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट, तो मून पे जाके कितना होगा, 70 का 1/6, यानी कि 70/6 न्यूटन। ये बहुत बार आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं मास और वेट में और डिफरेंसेस। सो एज वी हैव क्लियर्ड, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कंटेंट होता है कि उसको बनाने में एक्चुअली में अमाउंट कितनी है मास की, और ये हमेशा फिक्स्ड होगा। लेकिन वेट ऑब्वियसली चेंजेबल है, और अब आपको पता लग गया होगा कि ये चेंजेबल क्यों है, बिकॉज ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के मास पे एंड एक्सेलरेशन, यानी कि अगर हम अर्थ पे मेजर करें तो जी पे, और अगर मून पे मेजर करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, जी एम पे। सो ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जिसमें ऑब्वियसली मास तो अनचेंजेबल है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये चेंजेबल है। हेंस weight of an object is changeable, it's not fixed. So weight of an object is the force with which it is attracted. और अगर हम अर्थ पे डिफाइन करते हैं weight, so weight of an object at earth is defined as the force with which that particular object is attracted to the earth.
ये वो फोर्स होती है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो. सो दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स. तो इसके यहाँ पे SI यूनिट्स भी क्या होंगे, फोर्स वाले. यानी कि वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड ऑब्वियसली मास की SI यूनिट क्या होती है हमारे पास, kg. These are the basic differences in weight and mass. I hope students, साइंस के स्टूडेंट्स होते हुए अब आप कम से कम वेट और मास में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे एंड आपको डिफरेंसेस भी पता चल गए कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है. ऑल्सो वी हैव लर्न्ड कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एट अर्थ. मास भले ही सेम हो लेकिन वेट क्या हो जाएगा, मून पे जाके 1/6 हो जाएगा. बहुत बार एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन देता है और आपको बोल देगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का सपोज वेट मून पे अगर 10 kg 10 न्यूटन है तो बताओ कि उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना होगा. तो अब अर्थ पे पूछा है और मून पे गिवन है तो अर्थ पे कितना होगा, उसका 6 टाइम्स होगा. इसका मतलब कि 60 न्यूटन. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको वेट दिया कहाँ पे है और पूछा कहाँ पे है. दिस इज वेरी सिंपल. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही. आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, बिकॉज सेल्फ मेड नोट्स का कोई कंपैरिजन नहीं होता. आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी. और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टाइप का इस टॉपिक को रिलेटेड, तो you can ask me in comment section and you would definitely get your problem sorted out there. And I would like to request you all to subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will get the updates as soon as I upload the next video. Thank you so much. Take care of your health. Keep reading. Stay healthy and keep growing. Thank you so much.